हेलो एवरीवन। मैं हूं सीएमए सिराज मावानी। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और फिर हम लोग ये टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, कॉस्टिंग का डेफिनेशन है मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी अप्लाइड फॉर फाइंडिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। राइट, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी अप्लाइड फॉर फाइंडिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। राइट फ्रेंड्स, डेफिनेशन के अंदर अगर देखेंगे ना तो हमको मेथड्स और टेक्निक्स, राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है, ये हमको यूज करना है। ये यूज करके फ्रेंड्स हमको फाइंड करना है कॉस्ट पर यूनिट। राइट, मैं रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, हमको कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है। कॉस्ट पर यूनिट हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑब्जेक्ट का। राइट, तो फ्रेंड्स दो तीन चीजें डेफिनेशन में आती है। राइट, पहली चीज आती है कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड और टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। राइट, तो फ्रेंड्स टेक्निक्स के जो एग्जांपल्स है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, और बहुत सारी टेक्निक्स है फ्रेंड्स, पर हमको जो सिलेबस में है वो ये तीन टेक्निक्स है। राइट, फिर से रिपीट करता हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट। राइट, दीज आर टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे मेथड है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, राइट, यूनिट कॉस्टिंग है, हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। राइट, ये सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग बताया और मेथड ऑफ कॉस्टिंग बताया। ये टेक्निक और मेथड हम लोग यूज करेंगे फ्रेंड्स कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने के लिए। किसका कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का। तो फ्रेंड्स कॉस्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। कॉस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आता है प्रोडक्ट, जॉब, डिपार्टमेंट या सर्विस। प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, जॉब भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है। राइट फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट को जिसकी कॉस्ट हम फाइंड करने वाले हैं। तो अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करने वाला हूं, राइट, तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। मुझे किसी सर्विस की कॉस्ट फाइंड करना है तो मैं उस सर्विस को बोलूंगा मेरा ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। राइट, तो फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्टिंग करने के लिए, यानी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स उसी मेथड में से एक मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब समझो कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो बहुत सारे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कौन सा मेथड कहां यूज करना ये जानना बहुत जरूरी है। राइट फ्रेंड्स, अभी एक चीज समझना, जितने भी मेथड्स है फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वो सारे मेथड, कॉस्टिंग के सारे मेथड, राइट, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक मेथड आप जहां चाहो वहां यूज करो। राइट, वैसा नहीं कर सकते फ्रेंड्स। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में यूज होता है। राइट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है फ्रेंड तो वो सर्विस सेक्टर में यूज होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज होता है। राइट फ्रेंड्स, तो जो मेथड की हम बात कर रहे हैं वो एक मेथड, पर्टिकुलर मेथड यू कैन नॉट यूज फॉर एनी बिजनेस। यू हैव टू यूज अ पर्टिकुलर मेथड फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। राइट, तो फ्रेंड्स हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। राइट, तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अब नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस बिजनेस में यूज होता है। राइट फ्रेंड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में यूज होता है। कौन से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में फ्रेंड्स? तो किसी भी कंस्ट्रक्शन में। मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है बिल्डिंग बना रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है रोड बना रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो ब्रिजेस बना रहा है, राइट, कोई कॉन्ट्रैक्टर है बड़े बड़े एरोप्लेन्स बना रहा है, बड़ी बड़ी शिप्स बना रहा है। राइट, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया हमको वहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो,
जब भी हम मेथड की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, मेथड ऑफ कॉस्टिंग की बात करेंगे, तो आपको दो चीजें ध्यान में रखना है। पहली चीज कि वो मेथड किस बिजनेस में यूज होगा, नंबर वन। नंबर टू फ्रेंड्स, उस मेथड का कॉस्ट यूनिट क्या है, राइट। कॉस्ट यूनिट फ्रेंड्स उस यूनिट को कहा जाता है जिसकी कॉस्ट हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लूं कि फ्रेंड्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल बनाती है, राइट। तो उसको मोबाइल का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम बोलेंगे मोबाइल इज कॉस्ट यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर नंबर वन कहां यूज हो रहा है, तो हमने देखा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होगा। नंबर टू फ्रेंड्स, इसका कॉस्ट यूनिट क्या रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कॉस्ट यूनिट है वन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं फ्रेंड। समझो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। एक जगह वो बिल्डिंग बना रहा है, एक जगह वो रोड बना रहा है, और एक जगह वो ब्रिज बना रहा है, राइट। फ्रेंड्स 3 कॉन्ट्रैक्ट उसके चल रहे हैं। तो यहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट यूनिट है वन कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स अगर उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो उसको तीनों कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 3 अलग अलग यूनिट हो गए। अगर फ्रेंड्स आप तीनों को मिलाकर अगर एक यूनिट बोलेंगे ना, तो क्या होगा, आपको तीनों का कॉस्ट एक साथ दिखाना पड़ेगा, रोड का, ब्रिज का और बिल्डिंग का। अब एक साथ अगर आप दिखाओ कॉस्ट तीनों कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको ये समझ में आएगा ही नहीं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी हुई और कौन से कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट हमको हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको जरूरी है कि ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट कॉस्टिंग किया जाए, जिससे हमको पता चले हर एक कॉन्ट्रैक्ट से कॉस्ट कितना हुआ और उससे हमको बेनिफिट कितना हुआ, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, राइट। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर 4 कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अलग अलग, तो हमको हर एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग सेपरेट करना है, राइट फ्रेंड्स। तो मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके 2 बिल्डिंग वो बना रहा है, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट उसके चल रहे हैं, बिल्डिंग ए बना रहा है, बिल्डिंग बी बना रहा है। तो अब एग्जाम में उसको सॉल्व कैसे करोगे, राइट। तो फ्रेंड्स आपको बिल्डिंग ए का कॉस्टिंग सेपरेट करना है, बिल्डिंग बी का कॉस्टिंग सेपरेट करना है, यानी जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे फ्रेंड्स, वो आपको सेपरेट बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक फ्रेंड्स, हमको कुछ टर्म समझना पड़ेगा, कुछ वर्ड समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ये आगे टॉपिक में हमको वेरी फ्रिक्वेंटली यूज करना है, राइट। तो फ्रेंड्स पहला टर्म देखना, फर्स्ट टर्म है कॉन्ट्रैक्टर, राइट। तो हम 2 टर्म अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टी किसको बोलेंगे। फ्रेंड्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और दूसरा कॉन्ट्रैक्टी होता है, राइट। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड। मान लो मिस्टर ए है, उसको एक बिल्डिंग बनवाना था, तो वो जाता है मिस्टर बी के पास जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, राइट। अब मिस्टर ई को बिल्डिंग बनवानी है और मिस्टर बी जो कि कॉन्ट्रैक्टर है वो बिल्डिंग बना कर देगा, राइट। तो फ्रेंड्स हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर बी हो गया कॉन्ट्रैक्टर। वाई, क्योंकि वो बिल्डिंग एक्चुअली बनाएगा, बिल्डिंग बनाकर वो मिस्टर ए को हैंड ओवर करेगा, राइट। मिस्टर ए को हम बोलेंगे फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टी। क्यों, क्योंकि वो बिल्डिंग का ओनर है, वो बिल्डिंग बनवा रहा है ना। तो जो बिल्डिंग बनवा रहा है वो कॉन्ट्रैक्टी, और जो बिल्डिंग बनाकर दे रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रोड्स बनाना है, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास गई और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया रोड बनाने का। अब जो रोड बना रहा है फ्रेंड्स वो कॉन्ट्रैक्टर है, और यहाँ पे रोड बनवा कौन रहा है, गवर्नमेंट, राइट। तो हम लोग गवर्नमेंट को बोलेंगे फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, तो अगर आप आपका घर बनवा रहे हो और आपने आपका घर बनाने का काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, तो फ्रेंड्स आप बन गए कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर जो कॉस्टिंग करना है वो किसके बुक्स में करना है, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली कॉस्टिंग करना है कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को ही मटेरियल का खर्चा आएगा, उसको लेबर कॉस्ट आएगा। कॉन्ट्रैक्टर को फाइंड करना है कि उसको बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ, राइट। तो हमको
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाना है या जो हमको कॉस्टिंग करना है फ्रेंड्स, वो कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो टर्म्स हमने देखे, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी, राइट। तो नेक्स्ट टर्म देखना फ्रेंड्स, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, राइट। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, हमको ये दो टर्म्स फ्रेंड्स देखना है। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए गया मिस्टर बी के पास बिल्डिंग बनाने के लिए। तो मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टी है और मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्टर है, राइट। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बताया कि मुझे बिल्डिंग बनवानी है, राइट। बिल्डिंग के 2 फ्लोर रहेंगे, है ना। उसको जो पार्किंग की जगह चाहिए, गैरेज की जगह चाहिए, वो सारा उसने, जो उसको स्पेसिफिकेशन चाहिए था वो उसने मिस्टर बी को बता दिया, राइट। अब मिस्टर बी ने अपना कैलकुलेशन किया, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, राइट। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बताया कि 1 करोड़ का खर्चा आएगा। मतलब ये फ्रेंड्स कि जब मिस्टर बी पूरी बिल्डिंग बनाकर मिस्टर ए को हैंडओवर करेगा तो मिस्टर ए ने उसको 1 करोड़ देना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स ये 1 करोड़ क्या है पहले समझो। ये 1 करोड़ को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 1 करोड़ इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट। तो फ्रेंड्स जैसे हम प्रोडक्ट बनाकर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, राइट, तो प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस होती है, उसी एग्जाम्पल को अगर आप यहां लगाओ तो ये मान लो फ्रेंड्स कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए बिल्डिंग एक प्रोडक्ट है और वो बिल्डिंग को जिस प्राइस पे बेचेगा उस प्राइस को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो मिस्टर बी ने बोला मिस्टर ए को कि 1 करोड़ का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 1 करोड़ इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, फिर मिस्टर बी ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलेगा। मतलब मिस्टर बी ने ए को ये बताया फ्रेंड्स कि बिल्डिंग बनाने में 3 साल लगेंगे, तो आज से 3 साल बाद बिल्डिंग बन जाएगी और बिल्डिंग हम आपको 3 साल के बाद हैंड ओवर कर देंगे, राइट। फ्रेंड्स बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वो जो 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो ए पे करेगा बी को, राइट, कॉन्ट्रैक्ट टी पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो फ्रेंड्स वो 1 करोड़ रुपीस ए बी को कब पे करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, राइट। सारा अमाउंट एक साथ बिल्डिंग बनने के पहले दे देगा क्या, एडवांस में, ये एक पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि बिल्डिंग पूरी बन जाए, 3 साल के बाद जब बिल्डिंग उसको हैंडओवर की जाएगी तब मिस्टर ए 1 करोड़ पे करेगा। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो गई कि जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी, जैसे वर्क कंप्लीट होता जाएगा, ए मिस्टर बी को थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करता जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कौन सा सिस्टम फॉलो होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स आप सही सोच रहे हो, थर्ड सिस्टम फॉलो होना चाहिए। मतलब ये कि जैसे बिल्डिंग का काम खत्म होता जाएगा, जितना परसेंटेज बिल्डिंग का काम खत्म होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को उतना अमाउंट पे करेगा। सिंपल है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि मिस्टर बी ने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, 1 साल खत्म हो गया और 1 साल खत्म होने के बाद मिस्टर बी ने मिस्टर ए को इन्फॉर्म किया कि 30% मेरा काम कंप्लीट हो गया है, मतलब बिल्डिंग इज 30% रेडी, राइट फ्रेंड्स। तो 1 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 30% यानी 30 लाख रुपीस ए ने देना चाहिए बी को 1 साल के बाद, राइट। लेकिन फ्रेंड्स क्या होगा सोचो, बी ने ए को बोला कि 30% काम हुआ, राइट। ए कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर देखता है और ए बोलता है नहीं नहीं 30% नहीं 20% काम हुआ, राइट। ए कम काम हुआ, ऐसे क्यों बताएगा, क्योंकि अगर कम काम हुआ तो ए को 20% के हिसाब से 20 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा कम काम हुआ और कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ज्यादा काम हुआ। कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा क्यों बोलेगा, ज्यादा परसेंटेज काम हुआ तो उसको पेमेंट भी ज्यादा मिलेगा ना, 30 लाख मिलेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्प्यूट होने के चांसेस है। इस केस में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है जो हमारा एक आर्किटेक्ट है, राइट। वो आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, वो आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर आएगा
और वो चेक करेगा कितना काम हुआ, राइट। तो फ्रेंड्स अगर वो आर्किटेक्ट बोलता है कि 25% काम हुआ, राइट, तो इसको कहा जाता है वर्क सर्टिफाइड। अब ये सर्टिफाई किसने करा? वो जो आर्किटेक्ट आया था कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसने पूरा सर्वे करा, एनालिसिस करा, अपना कैलकुलेशन करा और उसने बताया 25% काम हुआ। जितना परसेंटेज वो आर्किटेक्ट बताएगा उसको कहा जाता है वर्क सर्टिफाइड, राइट फ्रेंड्स। तो ये जो वर्क सर्टिफाइड वो आर्किटेक्ट ने किया, दोनों पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्टर भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कॉन्ट्रैक्टी भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट फ्रेंड्स। तो अब समझना 25% जो है वो वर्क सर्टिफाइड है, तो वो 25% को आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन बोल सकते हो, मतलब इतना काम कंप्लीट हुआ। अब 1 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे, राइट, तो 25 लाख रुपीज आना चाहिए। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को 25 लाख रुपीज देंगी, ठीक है फ्रेंड्स। समझो कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल रहा है कि भाई मैंने तो 30% काम कंप्लीट किया, मेरे पास सारे बिल्स भी है, राइट, और मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि मेरे हिसाब से 30% काम कंप्लीट हुआ। आर्किटेक्ट ने कितना बोला? 25%, राइट। तो आर्किटेक्ट की बात तो माननी ही पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, नो डाउट उसने एक्सेप्ट कर लिया, राइट, उसने मान लिया कि 25% काम है, पर उसके हिसाब से काम कितना हुआ फ्रेंड्स? 30 लाख का। 30% यानी 30 लाख का काम हुआ। वो सारे बिल बता रहा है, मटेरियल, लेबर, आर्किटेक्ट की फीस, राइट, ये सारा 30 लाख का। लेकिन फ्रेंड्स वर्क सर्टिफाइड तो 25% ही रहेगा। 25% यानी 2,50,000 ही, सॉरी 25 लाख ही रहेगा, राइट। अब ये जो 5 लाख रुपए है फ्रेंड्स, 5 लाख कौन से? 30 लाख कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से वर्क सर्टिफाई हुआ और वो आर्किटेक्ट के हिसाब से 25 लाख हुआ। तो नो डाउट वर्क सर्टिफाइड तो 25 लाख ही रहेगा, पर वो 5 लाख का क्या, जो खर्चा तो हुआ, कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा तो हुआ, पर वो सर्टिफाइड नहीं हुआ, राइट फ्रेंड्स। वो 5 लाख को कहा जाता है वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये अनसर्टिफाइड किसको बोलेंगे? तो वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। वर्क डन मतलब काम हुआ, कॉन्ट्रैक्टर ने काम तो किया, खर्चा भी किया, पर वो आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे एग्जाम्पल में 25 लाख जो आर्किटेक्ट ने बताया था वो वर्क सर्टिफाइड माना जाएगा, और 5 लाख जो कॉन्ट्रैक्टर ने खर्चा तो किया पर सर्टिफाई नहीं हुआ, उसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब समझना आगे। अब 25 लाख इज द वर्क सर्टिफाइड, दोनों पार्टी ने अग्री कर लिया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर गया कॉन्ट्रैक्टी के पास और बोला भाई 25 लाख पे करो जितना वर्क सर्टिफाई हुआ, राइट। तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टी ने क्या किया? 25 लाख में से 5 लाख और कम कर दिए और कॉन्ट्रैक्टर को 20 लाख पे किया, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर ने मान भी लिया, मतलब उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, 20 लाख उसने ले लिए, ठीक है। अब ये 5 लाख कौन से है फ्रेंड? देखो 25 लाख तो वर्क सर्टिफाइड था आर्किटेक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टी ने वो 25 लाख देना ही चाहिए था कॉन्ट्रैक्टर को, पर कॉन्ट्रैक्टी ने वो 25 लाख में से भी 5 लाख कम दिए, 20 लाख ही दिया, राइट। ये जो 5 लाख फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टी ने अपने पास रखे, इसको कहा जाता है रिटेंशन मनी, राइट। तो मान लो कि फ्रेंड्स मैं कॉन्ट्रैक्टी हूं और कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास आता है और वो 25 लाख रुपए मांगता है, मैं उसको 25 लाख में से 5 लाख कम करके 20 लाख देता हूं। तो मैंने जो 5 लाख मेरे पास रखे उसको मैं बोलूंगा रिटेंशन मनी। तो फ्रेंड्स ये 5 लाख क्या मैं मेरे पास हमेशा रखूंगा क्या? नहीं फ्रेंड्स, जब बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वो 5 लाख कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दूंगा। मतलब फ्रेंड्स जो रिटेंशन मनी होती है वो कॉन्ट्रैक्टी अपने पास रिटेन करता है, रिटेन करना यानी रखना, कॉन्ट्रैक्टी अपने पास रखता है। कब तक रखता है?
जब तक पूरी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। एक बार बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्टी वो सारा रिटेन किया हुआ अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देगा। राइट फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्टी ने वो 5 लाख अपने पास क्यों रिटेन किए। राइट फ्रेंड, तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो 25 लाख जो वर्क सर्टिफाइड था उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी इंक्लूड है। मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने 2-3 लाख का उसने प्रॉफिट भी कमाया होगा 25 लाख के काम के अंदर। हो सकता है फ्रेंड्स कि वो कॉन्ट्रैक्टर को कहीं और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे। मतलब मिस्टर ए का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट था, मिस्टर बी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और मिस्टर बी ने ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो फ्रेंड्स क्या होगा सोचो, मिस्टर ए तो परेशान हो जाएगा ना, क्योंकि उसका आधा अधूरा काम मिस्टर बी ने छोड़कर चला गया। राइट, तो मिस्टर ए जब वो 5 लाख अपने पास रिटेन करता है तो उसका पर्पस ये है कि मिस्टर बी ने पूरा काम कंप्लीट करे। राइट, और अच्छे से कंप्लीट करे, और जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो तब ये रिटेन मनी कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने टर्म्स कौन से देखे। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, रोड बना रहा है। राइट, कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमर भी बोल सकते हैं हम लोग कि जो बिल्डिंग बनवा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। राइट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखा हमने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उस प्राइस को बोलते हैं जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट ही पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर को। और वो कैसे पे करेगा फ्रेंड्स, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म होता जाएगा, वर्क कंप्लीट होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही पे करेगा। राइट, अब कितना परसेंटेज काम हुआ वो डिसाइड कौन करेगा फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी आएगी, थर्ड पार्टी को हम बुलाएंगे और वो आके डिसाइड करेगा कितना परसेंटेज काम हुआ। जितना परसेंटेज उसने बता दिया उतना वर्क सर्टिफाइड मानना ही पड़ेगा दोनों पार्टी को। राइट, तो जितना काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ उसको कहा जाता है वर्क अनसर्टिफाइड। राइट, अब सर्टिफाइड में से भी कुछ पैसा अगर कॉन्ट्रैक्टी कम दे रहा है तो उसको कहा जाता है रिटेंशन मनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अपने एग्जाम्पल के अंदर 25 लाख वर्क सर्टिफाइड था, 5 लाख रुपए रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्टी ने अपने पास रखे और कॉन्ट्रैक्टर को उसने 20 लाख रुपए दिया। तो फ्रेंड्स ये समझो कॉन्ट्रैक्टर को कैश कितना मिला, तो कॉन्ट्रैक्टर को कैश मिला 20 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैश रिसीव्ड 20 लाख रहेगा। मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर 20 लाख एंड 5 लाख इज द रिटेंशन मनी। राइट, तो फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप कैसे फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फाइंड करने के लिए आपने कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर उसमें रिटेंशन मनी आपने ऐड कर लेना। तो 20 लाख मिले कॉन्ट्रैक्टर को और 5 लाख नहीं मिले, मतलब रिटेंशन हुआ, तो 25 लाख इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीन पे देखना, हमने कॉन्ट्रैक्टर देख लिया, कॉन्ट्रैक्टी देख लिया, वर्क सर्टिफाइड देख लिया, वर्क अनसर्टिफाइड देख लिया और मैंने आपको रिटेंशन मनी भी बताया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखना एस्केलेशन क्लॉज। राइट, अब ये एस्केलेशन क्लॉज क्या है फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम्पल के अंदर ए गया था बी के पास और ए ने बी को बोला मुझे बिल्डिंग बनाना है और बी ने बोला कि बिल्डिंग बनाने के लिए 3 साल लगेंगे और 1 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा, तो 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। अब फ्रेंड्स ये समझो कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के पहले मिस्टर बी ने वो 1 करोड़ कैसे कैलकुलेट किया होगा। राइट, तो मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्टर ने वो 1 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट किया होगा, तो उसने सारा कॉस्ट फाइंड किया होगा बिल्डिंग बनाने का। तो मटेरियल कितना लगेगा, सीमेंट, स्टील, सैंड, स्टोन, राइट, ये सारा कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, दूसरे ओवरहेड्स कितने लगेंगे, आर्किटेक्ट की फीस कितनी लगेगी। राइट, वो सारा खर्चा उसने ऐड किया होगा
और फिर अपना प्रॉफिट भी ऐड किया होगा, राइट। तो मान लो कि 80 लाख उसका कॉस्ट है और 20 लाख उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया और 1 लाख उसने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताया। तो फ्रेंड्स ये समझो कि उसने जो 80 लाख का कॉस्ट कैलकुलेट किया था वो तो आज के रेट के हिसाब से था, है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलने वाला है, तो आने वाले 3 साल में हो सकता है कि स्टील का रेट बढ़ जाए, है ना, सीमेंट का रेट बढ़ जाए, लेबर को हम जो डेली वेजेस देते हैं वो उसका रेट बढ़ जाए। तो मान लो कि 3 साल में अगर सारा मटेरियल का रेट बढ़ गया, रेट महंगा हो गया और लेबर भी महंगा हो गया, तो फ्रेंड्स ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते होते जो उसका 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट था बजटेड, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते होते 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख हो जाए। मतलब कॉस्ट ही अगर 1 करोड़ के ऊपर चला गया तो कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा उसका लॉस हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये लॉस से बचने के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है, जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, उस टाइम पे अग्रीमेंट में एक क्लॉज लिखा जाता है। उस क्लॉज को कहा जाता है एस्केलेशन क्लॉज, राइट। अब ये क्लॉज ये बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते होते या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर मटेरियल का रेट बढ़ जाता है या लेबर का रेट बढ़ जाता है, राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। यानी फ्रेंड्स मटेरियल महंगा हो गया और लेबर भी महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका पर्पस क्या है समझो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाने का पर्पस क्या है कि सिंपल कॉन्ट्रैक्टर का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। तो चलो लास्ट टर्म हम देख रहे हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या है समझना। हमारे एग्जाम्पल में ए बी के पास गया बिल्डिंग बनाने के लिए, बी ने बोला 1 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसने कितनी बताई फ्रेंड्स, 1 करोड़। तो आप समझना ये जो 1 करोड़ है वो उसने कैलकुलेट किया, कॉस्ट और अपना प्रॉफिट भी उसने ऐड किया, है ना। लेकिन फ्रेंड्स मान लो कि पॉसिबल नहीं है कि कितना मटेरियल लगेगा वो आज कैलकुलेट किया जाए, कितने लेबर आवर्स लगेंगे या कितने लेबर डेज लगेंगे वो आज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मटेरियल और लेबर रेट वॉलेटाइल है, राइट। मतलब मटेरियल के रेट फ्लक्चुएट होते हैं, लेबर के रेट बढ़ते हैं। आज प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कितना टाइम लगेगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लिए, ये भी आज प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट को 5 ईयर 10 ईयर्स भी लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आज कैलकुलेट करना, आज मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के पहले कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या किया जाता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। अभी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सिर्फ प्रॉफिट का परसेंटेज आज हम डिसाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के पहले हम सिर्फ प्रॉफिट का परसेंटेज डिसाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, एक को देखो जितना कॉस्ट होगा उस पे आपको 10% 20% प्रॉफिट मुझे देना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब फ्रेंड्स कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अवेलेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कब पता चलेगी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, राइट। तो फ्रेंड्स मान लो 3 साल कंप्लीट हो गए और पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब मिस्टर बी जाएगा ए के पास और वो बोलेगा देखो ये सारे बिल्स है, ये सारे मेरे अकाउंट्स है, आप चेक कर लो, मेरा 1 करोड़ का खर्चा हुआ है बिल्डिंग बनाने का और हमारा एग्रीमेंट हुआ था कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट का। तो 1 करोड़ हमारी कॉस्ट आई बिल्डिंग बनाने की, 1 करोड़ का 20% 20 लाख प्रॉफिट होता है, तो आप मुझे 1 करोड़ 20 लाख पे कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में आपको याद रखना है, पहली बात कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रेट्स, मटेरियल के रेट्स क्या रहेंगे हमको नहीं पता फ्यूचर में,
कितना मटेरियल लगेगा, क्वांटिटी वाइज बोलो, प्राइस वाइज बोलो, हमको पता नहीं है। कितना लेबर लगेगा, आवर्स कितने लगेंगे, लेबर का रेट क्या होगा, हमको पता नहीं है। कितना टाइम लगेगा, हमको पता नहीं है, राइट। तो इस केस में हम लोग कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमको कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के पहले नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के बाद मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के पहले हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं फ्रेंड, सिर्फ प्रॉफिट का परसेंटेज, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जितना कॉस्ट इनकर होगा उसमें हम उतना प्रॉफिट ऐड कर देंगे, हमको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स बहुत बार ये थ्योरी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर उसका प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, राइट। फ्रेंड्स हमारे एग्जाम्पल में और अगर और आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़ का डिसाइड हुआ था, राइट। और कॉन्ट्रैक्टर को एवरी ईयर कुछ कुछ अमाउंट पे कर रहा है, राइट। और वो कितना अमाउंट पे कर रहा है वो डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट टी ने कितना, वो जो आर्किटेक्ट आया था उसने कितना वर्क सर्टिफाई किया। तो कैश पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट टी कितना करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, ये डिपेंड करेगा आर्किटेक्ट ने कितना वर्क सर्टिफाई किया था, राइट। तो फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टर को एवरी ईयर कुछ अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट टी से मिल रहा है, राइट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि कॉन्ट्रैक्टर ने उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट कब कैलकुलेट करना। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलने वाला है, 3 साल के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी। तो क्या प्रॉफिट 3 साल के बाद कैलकुलेट करना, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो फ्रेंड्स 3 साल के बाद ही मालूम होगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन हम 3 साल तक प्रॉफिट फाइंड करने के लिए वेट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है कॉन्ट्रैक्ट पर जो ये बोलता है कि हमको एवरी ईयर कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। तो अब एक चीज समझो, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मालूम होगा, राइट। पर हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की राह नहीं दे सकते हैं, हमको एवरी ईयर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। अब फ्रेंड्स ये समझो कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, ठीक है, और मैंने प्रॉफिट फाइंड आउट किया। फ्रेंड्स वो प्रॉफिट एक्चुअल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपने फिर प्रॉफिट फाइंड आउट किया, वो प्रॉफिट भी एक्चुअल नहीं है, क्यों, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ। हो सकता है आगे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कॉन्टिजेंसी हो जाए, हमारा लॉस हो जाए, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हम एवरी ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रेंड्स उसको नोशनल प्रॉफिट कहा जाता है। आई रिपीट, उस प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमको यह समझना है कि प्रॉफिट फाइंड कैसे करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। हम नोशनल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, राइट फ्रेंड्स। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा मैं आपको उसका फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है। आपको ये समझना है कि जब हम लोग ये पूरा फॉर्मेट देख लेंगे तो नोशनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये हमको आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का टाइप क्या है, ये कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इसका टाइप क्या है, राइट फ्रेंड्स। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का टाइप है नॉमिनल, राइट। जैसे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे ही हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। हम ट्रेडिंग अकाउंट में फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक बताते हैं, परचेज बताते हैं, वेजेस बताते हैं, फिर सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में दिखाते हैं, है ना। क्रेडिट साइड में हम लोग सेल्स बताते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बताते हैं, लॉस बाय फायर बताते हैं, ठीक है। तो इन द सेम मैनर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस बताएंगे जो उस ईयर में इनकर हुए। मान लो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वो एक साल में जितना खर्चा हुआ मैं सारा एक्सपेंसेस डेबिट साइड में दिखाऊंगा, ठीक है। और क्रेडिट साइड में हम
जो इनकम हुई वो दिखाएंगे, अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो वो दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, देखो डेबिट साइड टू मटेरियल। हाँ, अब मटेरियल के अंदर फ्रेंड्स आपको ये समझना है, मटेरियल हमारा कॉस्ट है। ठीक है, मान लो कि आपका ईयर स्टार्ट हुआ, पहला साल आपका स्टार्ट हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का वेरी फर्स्ट ईयर है, तो फ्रेंड्स पहले साल में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, राइट। ओपनिंग स्टॉक कब आएगा? जब पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट का पहला साल है फ्रेंड तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड ईयर में जाएगा तो फिर सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक रहेगा। अब सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक कहां से आएगा? फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सेकेंड ईयर है तो फिर आपको डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक बताना पड़ेगा मटेरियल का, राइट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग स्टॉक तो नहीं रहेगा, राइट। हाँ, उसके बाद आगे देखो टू मटेरियल। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं वो ईच कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेटली बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट को मैं इंडिविजुअल कॉस्ट यूनिट बोलूंगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं तो आप समझो कि उसके 3 कॉस्ट यूनिट है, तो उसको हर एक कॉस्ट यूनिट का, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग सेपरेट करना है। तो उसके लिए हमको हर एक का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेपरेटली बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो हम ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट पे, ऑफिस पे बैठ के बना रहे हैं, ये समझो। कंस्ट्रक्शन साइट पे ऑफिस है, वहां पे बैठ के आप ये अकाउंट बना रहे हो, समझो। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर ये आप फॉलो करेंगे ना तो आप गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहां बिल्डिंग बन रही है वहां पे ये अकाउंट बन रहा है, आपको समझना है। ठीक है, तो मटेरियल में हम लोग कौन सा मटेरियल दिखाएंगे? तो फ्रेंड ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां जहां से मटेरियल आया मैं डेबिट करूंगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल आना चाहिए तो मैं उसको डेबिट करूंगा। मान लो हमने कंस्ट्रक्शन साइट से डायरेक्टली मटेरियल परचेज किया, सप्लायर से मटेरियल डायरेक्टली कहां पे आया? कंस्ट्रक्शन साइट पे, हम डेबिट करेंगे, राइट। मटेरियल सप्लायर से परचेज किया और उसको गोडाउन में डाल दिया, गोडाउन में स्टोर कर दिया, तो फ्रेंड हम इसको कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल आया ही नहीं। परचेस किया लेकिन वो कहां गया? गोडाउन में गया, राइट। अब गोडाउन में से मटेरियल आया कंस्ट्रक्शन साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे आया ना, डेबिट करो, राइट। अच्छा, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर मटेरियल बच गया था, उसने हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल भेजा, मटेरियल आया ना, डेबिट करो। कहीं से भी मटेरियल आया हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर, आपको डेबिट करना है। ठीक है, आगे देखना। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, तो उस ईयर में जितना वेजेस हमने पे किया है प्लस उसमें अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो हमको ऐड करना है, राइट, और हमको कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करना है। उसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्टर की फीस। मान लो कि फ्रेंड्स हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग बनाने में जो लाइट फिटिंग करनी होती है, तो हम मान लो कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, राइट, और मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग मेरी रेडी हो गई, उसमें लाइट फिटिंग करना है। लाइट फिटिंग हम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लाइट फिटिंग करने का काम देंगे, राइट। तो वो कॉन्ट्रैक्टर दूसरा वो आएगा हमारे बिल्डिंग में और वो लाइट फिटिंग करके देगा। तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ मेन कॉन्ट्रैक्टर हम क्या करेंगे? वो सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे। ठीक है, इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहा जाता है। टाइल्स लगवाना है तो टाइल्स लगाने के लिए हमने किसी और कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, उसको हम पेमेंट करेंगे टाइल्स लगवाने का, राइट। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट फीस हो गई, ये भी डेबिट करना पड़ेगा, सारा एक्सपेंसेस आपको डेबिट करना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखना, बिल्डिंग बनाने में प्लांट एंड मशीनरी भी हम लोग यूज करते हैं, राइट, इक्विपमेंट यूज करते हैं, है ना। लिफ्ट होती है जहां मटेरियल हम लोग ऊपर बेचते हैं, सीमेंट को मिक्स करने के लिए मशीनरी होती है,
राइट। ये सारे मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी हमको डेबिट करना पड़ेगा, राइट। अब फ्रेंड्स अब स्क्रीन पे देखना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं फ्रेंड्स। डेप्रिसिएशन हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं, राइट। फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड, इनडायरेक्ट मेथड, राइट फ्रेंड्स। डेप्रिसिएशन हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यानी क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो 10 लाख रुपीस का प्लांट का कॉस्ट था, यानी फ्रेंड्स हमने 10 लाख रुपए का एक प्लांट, 10 लाख रुपीस का प्लांट हमने ईयर स्टार्ट होने के पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका डेप्रिसिएशन का जो रेट है मान लो 10% पर एनम है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, देखना फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना रहे हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को हम डायरेक्टली डेबिट करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, राइट। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 लाख का प्लांट है, 10 लाख का प्लांट है, उस पर 10% आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो तो 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन आएगा। अब ये सिंपल सा मेथड है फ्रेंड्स। जब भी फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं ना तो हम डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं। आपने 11th-12th में फाइनल अकाउंट बनाया होगा, देखो हम लोग यही मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन दिखाने का और एक मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखना, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में हम बताएंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, राइट। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, यानी प्लांट जब आया था कंस्ट्रक्शन साइट पर तब उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो 10 लाख थी, ठीक है। अब ईयर एंड हो गया, एक साल खत्म हो गया। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में इसका क्लोजिंग बैलेंस बताएंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यानी फ्रेंड्स डेबिट साइड में हम ओपनिंग बैलेंस बता रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी का, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस बता रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, ईयर एंड पे कितना प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास बच गया, यानी जो प्लांट एंड मशीनरी ईयर एंड पे हमारे पास बचा उसका वैल्यू कितना है, राइट। तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीस का हुआ, 10 लाख का 10%, यानी हमारे प्लांट की वैल्यू 1 लाख से कम हो गई। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट विल बी 9 लाख रुपीस। 10 लाख ओपनिंग बैलेंस था, 10% डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, क्लोजिंग बचा 9 लाख, राइट। अब ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो क्या किया फ्रेंड्स हमने इनडायरेक्ट मेथड में, हमने डेबिट साइड में प्लांट का ओपनिंग बैलेंस बताया, क्रेडिट साइड में प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस बताया, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, डेबिट में 10 लाख है, क्रेडिट में 9 लाख है ना। तो डेबिट में एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, डेबिट में ज्यादा कितना है, तो 1 लाख ज्यादा है, राइट। उस 1 लाख को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, तो राइट। अब फ्रेंड्स आप लोगों ने फाउंडेशन में कंसाइनमेंट वगैरह किया होगा, है ना। तो कंसाइनमेंट में हम लोडिंग कैसा बताते थे, राइट। तो लोडिंग जिस तरीके से बताया जाता था ना, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो आप समझना, मेथड 1 में मैंने डायरेक्टली डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया, मैंने प्लांट दिखाया ही नहीं मेथड 1 में, डायरेक्ट मेथड के अंदर मैंने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट दिखाया ही नहीं। मेथड 2 में हम लोग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब आप सोच रहे होंगे हम क्लास में कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग क्लास में इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। वाई सो, बिकॉज फ्रेंड्स आपके मॉड्यूल्स में भी इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे क्वेश्चन में ये मेथड फॉलो किया है, राइट।
तो इट इज बेटर कि जो इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है हम भी वही मेथड फॉलो करें, राइट। पर देखो फ्रेंड्स, डायरेक्ट फॉलो करो इनडायरेक्ट फॉलो करो, अपने आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, अपना आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो चल, हम लोग फॉर्मेट देख रहे थे फ्रेंड्स, अब समझना। डेप्रिसिएशन दिखा दिया, अब उसके बाद देखना फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर बताएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर बता देंगे, यानी ओवरहेड्स बता देंगे, है ना। उसके बाद डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस हो गए फ्रेंड्स, अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ। क्रेडिट साइड में अगर कंस्ट्रक्शन साइट से मटेरियल गया तो आपको क्रेडिट करना है, मटेरियल रिटर्न, राइट। अब मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट रहेगा, ठीक है। अब फ्रेंड मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइट पे मटेरियल आया तो मैं डेबिट करूंगा, साइट से मटेरियल गया तो क्रेडिट। साइट पे आया डेबिट, साइट से गया क्रेडिट। गोडाउन से मटेरियल सप्लायर को वापस कर दिया, मतलब सप्लायर को हमने मटेरियल रिटर्न कर दिया, कहां से? गोडाउन से, स्टोर में से। तो हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? हमारे पास से नहीं गया, राइट। हमारे पास से आने साइट पर से, साइट पर से सप्लायर को रिटर्न किया, क्रेडिट कर लो। साइट पर से स्टोर को रिटर्न कर दिया, क्रेडिट कर लो। साइट पर से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया, क्रेडिट कर लो, राइट। तो साइट पे आया डेबिट करना, साइट से गया क्रेडिट करना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड, मटेरियल सोल्ड। बहुत बार ऐसे होता है कि मटेरियल हमारे पास बच गया साइट पे, या मटेरियल डैमेज हो गया, और हम क्या करते हैं, वो मटेरियल किसी को सेल कर देते हैं, राइट। तो अगर सेल भी कर रहे हैं तब भी फ्रेंड्स वो मटेरियल हमारे पास से जा रहा है, राइट। मटेरियल साइट पे से गया, आपको क्रेडिट करना है, राइट। और कौन से प्राइस पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स? कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपने प्रॉफिट पे भी बेचा है या लॉस पे भी बेचा है, पर आपको क्रेडिट तो कॉस्ट ही करना है। क्यों कॉस्ट क्रेडिट करना है? क्योंकि डेबिट में तो कॉस्ट है ना, तो आया था तो मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया था ना, तो जब जा रहा है तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको लास्ट में आपको बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। मटेरियल रिटर्न देख लिया हमने, मटेरियल सेल कर दिया ये देख लिया। मटेरियल एट साइट, मतलब फ्रेंड्स ईयर एंड पे कितना मटेरियल बच गया, राइट। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, कितना मटेरियल बच गया, दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा तो ये क्लोजिंग स्टॉक वहां पे ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चल कंटिन्यू। हमने प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस बताया है, डेबिट साइड में आप देखो, ये प्लांट का ओपनिंग बैलेंस था और ये प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस है, राइट। तो डेबिट में मैंने 10 लाख बताया, क्रेडिट में मैंने 9 लाख बताया, तो ऑटोमेटिकली डेबिट में डेप्रिसिएशन कितना आ गया फ्रेंड्स? 1 लाख का, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से हमने किया। क्लियर फ्रेंड्स? तो डेबिट में मैंने सारे एक्सपेंसेस दिखा दिए, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, मटेरियल रिटर्न हुआ तो वो दिखाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्रेडिट साइड में है वो हमको देखना है फ्रेंड। तो देखो, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, राइट फ्रेंड्स। आपने सीपीटी में फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो 3 टाइप का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस भी एक टाइप का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या है समझना। मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं कॉन्ट्रैक्टी के लिए। अब ईयर एंड पे कुछ रॉ मटेरियल बच गया, स्टील बच गया, सीमेंट बच गया, सैंड बच गया, तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, वो हमने अलग से दिखाया है, देखो मटेरियल एट साइट, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा, मेरी जो बिल्डिंग बन रही है, तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग मेरे लिए स्टॉक है, एज अ कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग मेरे लिए स्टॉक है, राइट। हाँ, कॉन्ट्रैक्टी के लिए वो असेट बनेगा, पर मेरे लिए तो बिल्डिंग
गुड्स है ना, राइट। पर अब सोचो, वो बिल्डिंग अभी बनी क्या फ्रेंड्स? नहीं, बिल्डिंग बन रही है, इन प्रोसेस है, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ ना फ्रेंड, तो वो पूरी बिल्डिंग मेरे लिए वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मुझे वो बिल्डिंग का वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड में दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका वैल्यू कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, जो रॉ मटेरियल मेरे पास बच गया, सीमेंट, सैंड, स्टील बच गया, तो उसका वैल्यू मैं कैसे करूंगा? कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस, है ना। बरसों से हम लोग ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, राइट। वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कैसे होगा? तो फ्रेंड्स, वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन के लिए हम वर्क सर्टिफाइड उसमें दिखाएंगे और वर्क अनसर्टिफाइड दिखाएंगे। यानी फ्रेंड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। अब याद करो, हमारे एग्जाम्पल के अंदर वर्क सर्टिफाइड था 25 लाख, जो आर्किटेक्ट ने आकर हमको बताया था भाई इतना काम कंप्लीट हुआ, 25%। तो 1 करोड़ का 25% यानी 25 लाख सर्टिफाइड हुआ, है ना। अब कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मैंने तो 30 लाख का काम किया, मेरे पास बिल भी है ना, 30 लाख का बिल है उसके पास, पर सर्टिफाइड कितना हुआ? 25 लाख। तो 5 लाख का जो काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया, खर्चा किया, काम किया, पर सर्टिफाई नहीं हुआ, उस 5 लाख को कहा जाता है वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये हमने देखा है। तो राइट, 25 लाख सर्टिफाइड, 5 लाख अनसर्टिफाइड, यानी हमको 30 लाख रुपीज यहां पे दिखाना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस। और सिंपल सा लॉजिक है ना फ्रेंड्स, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, मैंने बिल्डिंग में 30 लाख रुपए खर्चा किए, राइट, और वो बिल्डिंग अभी बनी नहीं, इनकम्प्लीट है, तो वर्क इन प्रोग्रेस दिखा रहे हैं हम लोग 30 लाख। जितना मेरा खर्चा हुआ मैं उतना दिखा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज कर देंगे। क्लोज करने पर हमको जो प्रॉफिट मिलेगा उसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। तो डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा ना, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और क्रेडिट बैलेंस आएगा कहां, दिखेगा कहां? डेबिट में दिखेगा, राइट। तो डेबिट साइड में आप देखना, टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक ओरली सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस 30 लाख है, सर्टिफाइड 25 लाख, अनसर्टिफाइड 5 लाख। 30 लाख का वर्क इन प्रोग्रेस मैंने क्रेडिट साइड बताया, और मान लो फ्रेंड्स 5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बताया, राइट। मतलब क्रेडिट साइड में 35 लाख है, और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, सब मिला के मान लो 31 लाख आया। तो 35 लाख क्रेडिट साइड में, 31 लाख का खर्चा मैंने डेबिट में बताया, मतलब फ्रेंड्स 4 लाख का नोशनल प्रॉफिट हुआ, है ना। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पे 4 लाख का नोशनल प्रॉफिट बता देंगे, यहां पे हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल 35 लाख। ठीक है, टोटल 35 लाख, 4 लाख का प्रॉफिट आया। अब ये 4 लाख का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, उसको ब्रॉड डाउन करेंगे क्रेडिट साइड। 4 लाख का प्रॉफिट ब्रॉड डाउन हो जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, अब क्यों ब्रॉड डाउन किया फ्रेंड्स, आपको ये समझना है। ये जो 4 लाख का प्रॉफिट है, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना। जैसे मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो मैं वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर रहा हूं, मतलब मैं वो इंटरेस्ट को क्या कर रहा हूं, रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। ठीक है, कहीं और से प्रॉफिट आया, तो मैं वो प्रॉफिट पी एंड एल को क्रेडिट कर रहा हूं, मतलब मैं वो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना। तो फ्रेंड्स, 4 लाख का प्रॉफिट मेरा ये बिल्डिंग से हुआ, तो मुझे वो 4 लाख का प्रॉफिट पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज नहीं करना है, मतलब मैं 4 लाख का प्रॉफिट पूरा का पूरा पी एंड एल को क्रेडिट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा फ्रेंड्स, उसका सिंपल सा लॉजिक समझना, कि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होके 1 साल हुआ है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हमारा 3 साल का है,
राइट। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होके 1 साल हुआ, अभी और 2 साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है। तो फ्रेंड्स वो 2 साल में हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कॉन्टिंजेंसी हो जाए, राइट, लॉस हो जाए। तो वो लॉस के लिए हमको आज रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। यानी फ्रेंड जो 4 लाख का जो नोशनल प्रॉफिट आया उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ रिजर्व क्रिएट करेंगे और कुछ प्रॉफिट पी एंड एल को क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ, आप समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि नोशनल प्रॉफिट, इसको हम नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हाँ, नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट 4 लाख का हुआ, राइट। तो फ्रेंड्स हमको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि 4 लाख में से कितना प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट होगा और कितना रिजर्व को जाएगा। यानी हमको 4 लाख को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करना है, उसमें से कुछ पार्ट पी एंड एल को क्रेडिट होगा, कुछ रिजर्व में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब समझना, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, राइट। तो प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3 एंड प्रिंसिपल 4। यानी फ्रेंड्स नोशनल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट पी एंड एल को डालना है, कितना प्रॉफिट पी एंड एल को क्रेडिट करना है, ये फाइंड करने के 4 प्रिंसिपल है। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल यूज करके हम कितना प्रॉफिट पी एंड एल को जाएगा ये फाइंड कर लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल कि 4 लाख में से 3 लाख का प्रॉफिट पी एंड एल को जा रहा है, राइट। अब बचा कितना, 1 लाख का प्रॉफिट। वो जो 1 लाख का प्रॉफिट बचा फ्रेंड्स वो रिजर्व को जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स रिजर्व को कितना अमाउंट जाने वाला है, रिजर्व को हम लोग बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। मतलब सबसे पहले ये फाइंड करना है कि नोशनल प्रॉफिट में से कितना अमाउंट पी एंड एल को क्रेडिट हो रहा है और बचा हुआ प्रॉफिट रिजर्व को जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमको ये देखना है कि कितना प्रॉफिट पी एंड एल को क्रेडिट करना है और इसके लिए हमको 4 प्रिंसिपल यूज करने हैं। हर क्वेश्चन में चारों प्रिंसिपल यूज में नहीं आएंगे, हर क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी एक प्रिंसिपल अप्लाई होगा, राइट। अब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना, हाँ, उसके लिए फ्रेंड्स हमको नोशनल प्रॉफिट आने के बाद एक छोटा सा वर्किंग करना है जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ईयर एंड हो गया और वो कॉन्ट्रैक्टी आया, तो वो कॉन्ट्रैक्टी ने जो वर्क सर्टिफाई किया उसका परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको स्टेज ऑफ कंप्लीशन कहा जाता है। हमारे एग्जाम्पल में 25% आया था, है ना। तो कैसे आया था, तो मान लो कि वर्क सर्टिफाइड, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। वर्क सर्टिफाइड को डिवाइड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो इसको हमको मिल जाएगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन। यानी सिंपल है फ्रेंड्स, वो आर्किटेक्ट ने बोला कि 25 लाख का काम हुआ, उसने सर्टिफाई किया 25 लाख का काम हुआ, राइट। वर्क टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी 100 लाख थी, यानी 1 करोड़ थी। तो इसका परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है, तो ये आया 25%। ठीक है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करता हूं। मान लो कि वो जो आर्किटेक्ट आया था उसने बोला कि 20 लाख का काम हुआ, तो फ्रेंड्स ये परसेंटेज हो जाएगा 20%। ठीक है, अब ये परसेंटेज के बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे, सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, नोशनल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब आप क्या करेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब हमारी बिल्डिंग, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो पूरे बिल्डिंग का कंसिडरेशन है ना, उसमें से कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ, ये परसेंटेज आप फाइंड कर लो। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 हमको ये देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन कौन सा प्रिंसिपल मुझे यूज करना है, ये फाइंड करने के लिए कि कितना प्रॉफिट पी एंड एल को जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग वो प्रिंसिपल देख रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। फ्रेंड्स प्रिंसिपल 1 हम लोग कब यूज करेंगे, पहले आप ये समझ लो। हाँ, प्रिंसिपल 1 हम तब यूज करेंगे व्हेन स्टेज ऑफ कंप्लीशन, SOC मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज लेस देन 25%, राइट। फ्रेंड्स प्रिंसिपल 2 कब यूज करेंगे, हम प्रिंसिपल 2 तब यूज करेंगे जब हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 25% या उससे ज्यादा है, 50 से कम है, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रिंसिपल 1 हम कब यूज करेंगे, जब हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 25% से कम है। अब 25% से कम, उसमें 25 नहीं आता है ना। सेकेंड प्रिंसिपल कब यूज करेंगे, जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन 25% या उससे ज्यादा है, 50 से कम है, राइट। तो देखो सेकेंड प्रिंसिपल कब यूज करेंगे, व्हेन स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 25% और मोर बट लेस देन 50%। अगर आपको एग्जैक्ट परसेंटेज चाहिए तो हम प्रिंसिपल 1 कब फॉलो करेंगे, जब मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 0 से 24% है, 25 से कम मतलब 0 to 24%। सेकेंड में कब यूज करूंगा, 25% या उससे ज्यादा 49 तक। हाँ, क्योंकि लेस देन 50 है फ्रेंड्स, लेस देन 50 के अंदर 50 नहीं आएगा। तो सेकेंड प्रिंसिपल में कब यूज करूंगा, जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन 25% या उससे ज्यादा है 49 तक। आप लेस देन 50% बोलो या अप टू 49% बोलो, ठीक है। अब थर्ड प्रिंसिपल हम कब यूज करेंगे, इफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 50% और मोर बट लेस देन 90%, राइट। थर्ड प्रिंसिपल हम कब फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, अगर हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50% या उससे ज्यादा है, 90 से कम है, राइट। 90 से कम है मतलब 89% तक है, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल कब फॉलो होगा फ्रेंड्स, इफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज 90% और मोर बट लेस देन 100%, राइट। तो फ्रेंड्स इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम, 0 से 24% आया स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो प्रिंसिपल 1 फॉलो करो, 25 से 49% है तो प्रिंसिपल 2 फॉलो करो, 50 से 89% है और प्रिंसिपल 3 फॉलो करो, राइट। 90 से 99% है तो फोर्थ प्रिंसिपल फॉलो करो, ठीक है। अब फ्रेंड्स प्रिंसिपल में करना क्या है ना। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। फर्स्ट प्रिंसिपल में नो नोशनल प्रॉफिट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी फ्रेंड्स पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि नोशनल प्रॉफिट में से कुछ भी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करना है। रिकॉग्नाइज नहीं करना है मतलब उसमें से कुछ भी प्रॉफिट पी एंड एल को जाएगा नहीं, मतलब फ्रेंड्स पूरा का पूरा प्रॉफिट रिजर्व को चला जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, नोशनल प्रॉफिट फाइंड कर लिया,
फिर आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट किया, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन आया 20%, मतलब 25 से कम आया। अगर आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन 25% से कम आ रहा है, राइट, तो हम कुछ भी प्रॉफिट पी एंड एल को ट्रांसफर नहीं करेंगे और पूरा का पूरा नोशनल प्रॉफिट चला जाएगा रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड प्रिंसिपल फॉलो कब होगा? जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन 25% या उससे ज्यादा है और 50 से कम है, राइट। अब ये प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितना क्रेडिट करना है ये हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये फॉर्मूला समझना। हम देख रहे हैं कितना प्रॉफिट पी एंड एल को जाएगा। तो फ्रेंड्स, पी एंड एल को कितना जाएगा? नोशनल प्रॉफिट का एनपी यानी नोशनल प्रॉफिट का 1/3 ले लो। जैसे 4 लाख है मान लो नोशनल प्रॉफिट, 4 लाख का 1/3 ले लो, राइट। तो 1,33,333 आएगा। उसको आप मल्टीप्लाई करो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब ये कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड क्या है ये समझो फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 25 लाख का वर्क सर्टिफाइड हुआ था हमारे स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में, राइट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टी ने क्या किया था? 5 लाख रुपए रिटेन कर लिए थे और कॉन्ट्रैक्टर को 20 लाख रुपए दिए थे, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टर को मिले कितने? मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, राइट, मुझे मिले कितने? 20 लाख। कितने मिलने चाहिए थे? 25 लाख। वर्क सर्टिफाइड जितना हुआ था उतना मुझे मिलना चाहिए था ना, तो मुझे 25 लाख मिलना चाहिए था, पर मुझे मिला कितना? 20 लाख मिले, राइट। तो फ्रेंड्स आप ये समझो कि मुझे 20 लाख मिले आउट ऑफ 25 लाख, मतलब 80% ही मुझे मिला। मुझे पैसा कितना मिला? 80% ही मिला ना। 20 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100 करो, 80% होता है। मतलब मुझे जितना कैश मिलना चाहिए था वर्क सर्टिफाइड उसका 80% मिला, 20 लाख ही मिला। तो फ्रेंड हम प्रॉफिट भी उतना ही रिकॉग्नाइज करेंगे जितना परसेंटेज कैश मिला। यानी फ्रेंड्स हम लोग 1,33,333 का 80% करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से सुनना, मैं आपको प्रिंसिपल 2 बता रहा हूं, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, नोशनल प्रॉफिट फाइंड कर लिया, फिर आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड किया, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, और आपका जो परसेंटेज आया वो 25 से ज्यादा और 50 से कम आया, मतलब 25 और मोर लेस देन 50 आया। अब आपने क्या करना? कितना प्रॉफिट पी एंड एल को जाएगा ये फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। मतलब फ्रेंड जितना कैश मुझे मिला, 25 लाख मिलने चाहिए था ना, 20 लाख ही मिले, जितना परसेंटेज मुझे कैश मिला मैं उतना ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो 5 लाख मुझे नहीं मिले ना, रिटेंशन मनी मुझे नहीं मिला, क्या पता फ्यूचर में मिले कि नहीं मिले। तो जब तक वो नहीं मिलेगा मैं उतना प्रपोर्शन प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। आपने फाउंडेशन में सीपीटी में पढ़ा होगा, रियलाइजेशन कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे वो 5 लाख रियलाइज ही नहीं हुए तो मैं उतना परसेंटेज प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। जितना पैसा मिला, जितना रियलाइज हुआ, मैं उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। मेरे साथ एक बार बोलो, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, राइट। इतना प्रॉफिट पी एंड एल को जाएगा और जो नोशनल प्रॉफिट में से जो बचेगा, राइट, वो रिजर्व को जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चल प्रिंसिपल 3 कब फॉलो करेंगे हम? अगर हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50% और मोर लेस देन 90 है तब यूज करेंगे। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल में क्या होगा?
कितना प्रॉफिट P&L को ट्रांसफर करना, ये हम लोग फाइंड करेंगे कैसे? 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 3 का आप फॉर्मूला देख लो, सेम है। सिर्फ प्रिंसिपल 2 में जो 1/3 था क्या, उसको 2/3 कर दिया। मतलब सिंपल है, प्रिंसिपल 2 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट कम कंप्लीट हुआ था, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम था, तो हमने प्रॉफिट भी कम रिकॉग्नाइज किया। प्रिंसिपल 3 में हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ गया, 2/3 हो गया, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ गया ना। कैसे बढ़ा? 50% और मोर लेस देन 90 है ना, तो हम लोग ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा प्रपोर्शन प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जहां 1/3 था, यहाँ पे 2/3 हो गया, राइट। फॉर्मूला बाकी का पूरा सेम है। तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, राइट। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रिंसिपल। 4th प्रिंसिपल हम लोग कब फॉलो करेंगे? जब हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90% और मोर लेस देन 99 गया तब, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्पेशल कैटेगरी वाले क्वेश्चन है। तो एग्जाम में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि जहां पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90 और मोर गया, ठीक है, समझ जाना कि वो स्पेशल कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कैटेगरी टॉपिक के लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा फ्रेंड, वो सिर्फ ये 3 प्रिंसिपल पे रहेगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, नोशनल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड करके वो परसेंटेज ला लेना, स्टेप नंबर 2 हो गया। फिर हमको देखना है कि वो परसेंटेज जो आया था स्टेज ऑफ कंप्लीशन का, वो लेस देन 25 है क्या? लेस देन 25 है तो पहला प्रिंसिपल फॉलो करो। 25% या ज्यादा और 50 से कम है तो सेकंड प्रिंसिपल फॉलो करो। 50 या उससे ज्यादा लेस देन 90 है तो थर्ड प्रिंसिपल फॉलो करो, ठीक है। पहले प्रिंसिपल में क्या करेंगे? कुछ भी प्रॉफिट P&L को जाएगा नहीं, सारा का सारा प्रॉफिट रिजर्व को चला जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल 2 में हम लोग 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड करेंगे, उतना प्रॉफिट P&L को जाएगा, बचा हुआ नोशनल प्रॉफिट रिजर्व को जाएगा। प्रिंसिपल 3 में 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड करेंगे, उतना प्रॉफिट P&L को जाएगा, बचा हुआ नोशनल प्रॉफिट रिजर्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।